अगर मैं कहूँ कि दुनिया के किसी अनजान कोने में उड़ने वाला एक छोटा सा सस्ता सा ड्रोन कल सुबह हम सभी के पेट्रोल का बिल दुगना कर सकता है, तो शायद कोई यकीन नहीं करेगा। लोगों को लगेगा कि ये कोई मजाक है। बिल्कुल, लेकिन आज के हमारे जो सोर्सेज और जो रिसर्च नोट्स है ना, वो हमें ठीक उसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ ऐसे फैसले हर रोज होते हैं। राइट, दुनिया के सबसे संवेदनशील इलाके में। हाँ, मिडल ईस्ट। तो आज की इस गहन चर्चा में हम किसी एक देश की नहीं, बल्कि एक ऐसे त्रिकोणीय शक्ति संतुलन की बात कर रहे हैं जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में रखता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे उस बेहद जटिल और खतरनाक संघर्ष की, जो आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी टॉपिक है। एकदम सही। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले एक बात जो हमें शुरुआत में ही बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए वो ये है कि आज का हमारा ये पूरा एनालिसिस पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। बिल्कुल, कोई बायस नहीं। राइट। क्योंकि देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट की बात होती है तो अक्सर भावनाएं हावी हो जाती हैं। लेकिन इस डीप डाइव का मकसद किसी भी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। हम यहाँ किसी भी देश का पक्ष नहीं ले रहे हैं। Exactly. हमारा एकमात्र फोकस उन हिस्टोरिकल नोट्स और जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स पर है जो हमारे सामने हैं। हम सिर्फ तथ्यों और रणनीतियों का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं ताकि श्रोताओं को इस उलझे हुए समीकरण की एक बिल्कुल पारदर्शी समझ मिल सके। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत उस पॉइंट से करते हैं जहां से इस पूरे मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट की असल जड़ें जुड़ी हुई हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जो नोट्स हमारे पास हैं उन्हें देखते हुए एक बात तो साफ होती है कि आज जो हालात हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे साल 1969 में जाना होगा। 1969। राइट। उस साल मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसने वहां की पूरी जियोपॉलिटिक्स का डीएनए मतलब पूरी तरह बदल कर रख दिया। बिल्कुल, और वो ऐतिहासिक मोड़ था 1979 की ईरानी क्रांति, या जिसे हम ईरानियन रेवोल्यूशन कहते हैं। बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के बीच असल में काफी ठीक-ठाक कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते थे। एक अघोषित पार्टनरशिप जैसी। हाँ, लेकिन क्रांति के बाद हालात रातों रात पलट गए। ईरान में शाह का शासन खत्म हुआ और एक पूरी तरह से नई इस्लामी सरकार सत्ता में आई। और इस नई सरकार ने जो सबसे बड़ा वैचारिक शिफ्ट लिया वो ये था कि उसने इजराइल को एक वैध राज्य के रूप में मान्यता देने से ही साफ इनकार कर दिया। मतलब सीधे तौर पर उनके अस्तित्व को ही नकार दिया। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये उनकी नई फॉरेन पॉलिसी का एकदम कोर बन गया। तो रिसर्च को देखते हुए समझ आता है कि ये शॉक इजराइल के लिए कितना बड़ा शॉक रहा होगा। शॉक और एक बहुत बड़ा खतरा भी। रातों रात एक ऐसा देश जो कल तक आपका पार्टनर था वो आज आपको नकार रहा है। नोट्स बताते हैं कि इजराइल के भीतर एक बहुत गहरी एनसर्कलमेंट की फीलिंग पैदा हो गई, यानी चारों तरफ से घिर जाने का डर। इजराइल को ये लगने लगा कि ईरान अब पूरे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाकर उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहूँगा कि वो डर बेबुनियाद भी नहीं था। देखिए, इजराइल भौगोलिक रूप से बहुत छोटा देश है। उनके पास जिसे हम मिलिट्री टर्म्स में स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं वो नहीं है। बिल्कुल, जगह नहीं है पीछे हटने की। एग्जैक्टली। इसलिए जब पड़ोस के एक बड़े देश ने ऐसा कड़ा वैचारिक स्टैंड लिया तो दोनों देशों ने एक दूसरे को अपने सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा मानना शुरू कर दिया, जो एक वैचारिक विरोध से शुरू हुआ और रणनीतिक संघर्ष बन गया। सही बात है। तो ये ऐतिहासिक बैकग्राउंड वाकई इस पूरी पजल का एक बड़ा हिस्सा सॉल्व कर देता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो तनाव का जो फोकस पॉइंट है वो इतिहास से ज्यादा फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम। हाँ, हमारे सोर्सेज इसी मुद्दे को पूरे विवाद का सेंटर मानते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ सारी कूटनीति फेल होती नजर आती है। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो ये है कि इस एक न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखने के दो बिल्कुल विपरीत नजरिए हैं। अगर हम ईरान के आधिकारिक स्टैंड को देखें तो उनका दावा हमेशा से यही रहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम 100% शांतिपूर्ण है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। हाँ, वो कहते हैं कि उन्हें ये प्रोग्राम सिर्फ बिजली बनाने और साइंटिफिक रिसर्च के लिए चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अमेरिका और इजराइल का पर्सपेक्टिव है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक कवर है। एग्जैक्टली, एक ढाल है।
उन्हें गहरा डर है कि असल में ईरान न्यूक्लियर वेपन यानी परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और अगर हम इस सिनेरियो को थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो अगर ईरान सच में परमाणु हथियार बना लेता है तो इसका असल इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब इजराइल इसके खिलाफ इतना अग्रेसिव क्यों है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक बम की बात नहीं है, ये पूरे मिडल ईस्ट के पावर बैलेंस को हमेशा के लिए पलट देने वाली बात है। एक न्यूक्लियर आर्म्ड ईरान इस पूरे रीजन का निर्विवाद बॉस बन सकता है। न्यूक्लियर हथियार एक अम्ब्रेला यानी छतरी का काम करते हैं, एक सुरक्षा कवच। हाँ, और अगर ईरान के पास वो छतरी आ गई तो उसके जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं वो इजराइल के खिलाफ और भी ज्यादा खुलकर काम कर पाएंगे, क्योंकि तब ईरान पर सीधा हमला करना किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। बिल्कुल। इसीलिए इजराइल ने इस मुद्दे पर एक बहुत ही डार्क रेड लाइन खींच रखी है। उनका स्टैंड क्लियर है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सीधी मिलिट्री स्ट्राइक ही क्यों ना करनी पड़े। और यहीं से एंट्री होती है इजराइल की उस स्पेसिफिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जिसे हमारे नोट्स में प्रीएम्प्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन कहा गया है। खतरे को पहले ही रोकना। हाँ, अगर आसान भाषा में डिकोड करें तो खतरे के आप तक पहुंचने का इंतजार मत करो, बल्कि खतरा बनने से पहले ही उसे जड़ से खत्म कर दो। बिल्कुल। मतलब अगर आपको लगता है कि कोई आप पर मुक्का चलाने वाला है तो आप मुक्का पड़ने का इंतजार नहीं करते, आप पहले ही उसका हाथ तोड़ देते हैं। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। इजराइल की पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा इसी प्रीएम्प्टिव सिद्धांत पर टिकी है। और मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ कागजों पर लिखी कोई थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है। बिल्कुल हाँ, हमारे सोर्सेज ऐसे दर्जनों स्पेसिफिक ऑपरेशन से भरे पड़े हैं जहां इजराइल ने इस नीति को ग्राउंड पर लागू किया है। वो संदिग्ध परमाणु ठिकानों पर अचूक हवाई हमले करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। और नोट्स में एक और दिलचस्प पैटर्न है, सिर्फ हवाई हमले ही नहीं, इजराइल आज के डिजिटल युग में एडवांस्ड साइबर ऑपरेशंस का भी पूरा इस्तेमाल कर रहा है। ये आज के मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे खतरनाक पहलू है, स्टक्सनेट वायरस की तरह। बिल्कुल। साइबर ऑपरेशंस के जरिए इजराइल बिना एक भी गोली चलाए, बिना कोई फाइटर जेट भेजे, विरोधी के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पंगु बना सकता है। इसके अलावा सोर्सेज में गुप्त खुफिया अभियानों और ईरानी सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाने की जो बात है वो सब इसी डॉक्ट्रिन का हिस्सा है। प्रोएक्टिव सर्वाइवल। हाँ, उनका तर्क है कि उनके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता, उन्हें प्रोएक्टिव होना ही पड़ेगा। ये तो हो गई इजराइल की डायरेक्ट स्ट्रैटेजी, लेकिन यहाँ आकर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब एक तरफ इतनी एडवांस मिलिट्री और साइबर पावर हो तो ईरान इसका मुकाबला कैसे करता है? क्योंकि हमारा डेटा बता रहा है कि ईरान सीधे तौर पर कोई ट्रेडिशनल युद्ध नहीं लड़ रहा है। इजराइल की सीधी चोट के जवाब में ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही लेयर्ड है, जिसे हम जियोपॉलिटिक्स में अप्रत्यक्ष रणनीति या प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। राइट। ईरान के रणनीतिकार ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वो अमेरिका या इजराइल से सीधे भिड़ेंगे, मतलब टैंक के सामने टैंक और जेट के सामने जेट, तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा होगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट लेकिन खतरनाक नेटवर्क तैयार किया है। इसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, उनकी सस्ती लेकिन इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, और दूसरा उनके रीजनल प्रॉक्सीज यानी क्षेत्रीय सहयोगी। प्रॉक्सी वॉरफेयर के कॉन्सेप्ट को अगर थोड़ा आसान बनाएं तो ये कुछ ऐसा है जैसे दो बड़े लोग सीधे मैदान में नहीं उतरना चाहते क्योंकि दोनों को चोट लगेगी। तो वो क्या करते हैं, वो अपने मोहल्ले के लड़कों को पैसे और हथियार देकर एक दूसरे से भिड़वा देते हैं। हाँ, बैकग्राउंड से गेम कंट्रोल करना। एग्जैक्टली। ईरान मिडिल ईस्ट में यही मॉडल फॉलो कर रहा है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है। ईरान खुद फ्रंटलाइन पर नहीं आता। सोर्सेज में उन स्पेसिफिक संगठनों के नाम बहुत क्लियरली दिए गए हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, राइट, और गाजा पट्टी में हमास। इसके अलावा इराक में काम करने वाले इराकी मिलिशिया और सीरिया में सक्रिय सशस्त्र समूह। ईरान इन सभी ग्रुप्स को फंडिंग देता है, हथियारों की सप्लाई करता है और ट्रेनिंग देता है, और बदले में ये इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाते हैं। हाँ, इससे ईरान को एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मिल जाती है, मतलब हमला भी करवा दिया और जिम्मेदारी भी नहीं ली। हाँ, बिल्कुल। और इस पूरी प्रॉक्सी वॉर में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो एक बड़ा गेम चेंजर है। सोर्सेज मीडियम और लॉन्ग रेंज मिसाइलों और ड्रोन्स पर बहुत फोकस करते हैं। ड्रोन्स ने तो असल में इस पूरी लड़ाई की इकोनॉमिक्स ही बदल कर रख दी है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर। हाँ, सोचिए, ईरान जो ड्रोन्स बनाता है वो बहुत सस्ते होते हैं, रडार को चकमा दे सकते हैं, जैसे शाहेद ड्रोन्स। राइट।
एक ड्रोन की कीमत शायद कुछ $1000 होगी, लेकिन जब उसे हवा में मार गिराने के लिए कोई एयर डिफेंस मिसाइल फायर की जाती है तो उसकी कई मिलियन डॉलर्स होती है। तो ईरान सिर्फ मिलिट्री लेवल पर ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक लेवल पर भी विरोधियों को थका रहा है। $20,000 के खतरे को रोकने के लिए $20 लाख की मिसाइल फायर करना कोई भी देश लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता। ये कॉस्ट बेनिफिट वाला एंगल सच में माइंड ब्लोइंग है। बिल्कुल। खैर, अब तक हमने इजराइल और ईरान को डिकोड किया, लेकिन इस त्रिकोणीय समीकरण का सबसे भारी पिलर अभी बाकी है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो बाहर बैठकर सिर्फ मैच नहीं देख रहा है। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अमेरिका इस पूरे रीजन का सिक्योरिटी गारंटर बनने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो वो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है। ये कोई साधारण पार्टनरशिप नहीं है। अरबों डॉलर की मिलिट्री एड। हाँ, हर साल दुनिया के सबसे एडवांस्ड हथियार जैसे F-35 फाइटर जेट्स इजराइल को सबसे पहले मिलते हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और कूटनीतिक मोर्चे पर भी यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका हमेशा इजराइल के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है। लेकिन जो आर्टिकल्स हमने रिव्यू किए हैं वो बताते हैं कि अमेरिका की खुद की एक बहुत ही मैसिव फिजिकल मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ। हाँ, वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। तो ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, उनका खुद का स्टेक है। अमेरिका के लिए ये सिर्फ इजराइल को प्रोटेक्ट करने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये उनके ग्लोबल डोमिनेंस का सवाल है। मैप देखें तो बहरीन में अमेरिका का 5वां फ्लीट नेवल बेस है। कतर में अल उदीद जैसा विशाल एयरबेस है जहां से वो पूरे रीजन पर नजर रखते हैं। कुवैत और इराक में भी उनके बड़े सैन्य ठिकाने हैं, ताकि किसी भी खतरे में तुरंत अपनी फोर्स मोबिलाइज कर सकें। एग्जैक्टली, और ईरान या किसी और पावर को हावी होने से रोक सके। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? जो लोग दुनिया भर में से देख रहे हैं वो सोच सकते हैं कि इस लड़ाई से दिल्ली या लंदन में बैठे किसी आम इंसान की जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है। ग्लोबल इम्पैक्ट। हाँ, हम सभी के लिए इस तनाव की परवाह करना क्यों इतना जरूरी है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो असल में यही वो पॉइंट है जो इसे एक लोकल लड़ाई से निकालकर एक ग्लोबल क्राइसिस बना देता है। मिडिल ईस्ट कोई आम जमीन नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का इंजन रूम है। हमारे नोट्स में एक बहुत ही क्रिटिकल ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट का जिक्र है, होर्मुज जलडमरू मध्य। ओमान और ईरान के बीच का वो बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता। बिल्कुल, और इसका महत्व इससे समझिए कि दुनिया भर में जो भी तेल का व्यापार समुद्र के रास्ते होता है उसका लगभग 20% से ज्यादा हिस्सा इसी छोटे से रास्ते से होकर निकलता है। मतलब पूरी दुनिया की सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा। हाँ, जब भी इस त्रिकोण के बीच कोई तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला खतरा इसी रास्ते पर मंडराता है। तेल के टैंकरों पर हमले का खतरा। एग्जैक्टली, अगर होर्मुज में कुछ भी गड़बड़ हुई, अगर एक हफ्ते के लिए भी जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पैनिक मच जाएगा। जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भयानक उछाल। और पेट्रोल डीजल महंगा होने का मतलब है कि हर चीज का महंगा होना, ट्रांसपोर्ट से लेकर ग्रोसरी तक। 100% सही। माल ढुलाई महंगी होगी तो दुनिया के हर देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो वो इंसान जो सोच रहा है कि उसे इस पॉलिटिक्स से क्या लेना देना, उससे भी अपनी जेब पर सीधा असर महसूस होगा। इसीलिए पूरी दुनिया अलर्ट रहती है कि ये तनाव लिमिट क्रॉस ना करे। बिल्कुल, ये वाकई में आई ओपनिंग है कि कैसे एक छोटी सी समुद्री पट्टी पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हैक कर सकते हैं। तो अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें, ऐसा लगता है कि भले ही कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं चल रही है, लेकिन शांति भी नहीं है। इसे एक्सपर्ट्स अक्सर ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। शांति और पूर्ण युद्ध के बीच का धुंधला इलाका। हाँ, फुल स्केल मिलिट्री इन्वेजन नहीं हो रहा है, लेकिन शैडो वॉर लगातार जारी है। लिमिटेड स्ट्राइक्स, साइबर अटैक्स, समुद्री रास्तों पर घटनाएं और प्रॉक्सीज के जरिए हमले, ये सब अब वहां का न्यू नॉर्मल है। और साथ ही ईरान पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध, वो इस प्रेशर कुकर की आंच को लगातार बढ़ा रहे हैं। ये एक बारूद का ढेर है जहां एक छोटी सी मिसकैलकुलेशन, एक गलत मिसाइल पूरे रीजन में एक विस्फोट कर सकती है। तो आज के इस डीप डाइव के तमाम सोर्सेस को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि अमेरिका, इजराइल और ईरान का ये त्रिकोणीय संघर्ष सिर्फ हथियारों का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई आइडियोलॉजी की है, क्षेत्रीय वर्चस्व की, रिसोर्सेज पर कंट्रोल की और एडवांस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की है। और जैसा हमारे सोर्सेज सजेस्ट करते हैं, इसका कोई परमानेंट मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका रास्ता कूटनीति से ही निकल सकता है। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है जो हमें फ्यूचर की तरफ देखने पर मजबूर कर देता है। कैसा सवाल? हमने देखा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और तेल संसाधनों का महत्व इस टेंशन के बिल्कुल सेंटर में है।
अमेरिका वहां है क्योंकि तेल का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। लेकिन आज दुनिया तेजी से बदल रही है। हम सभी धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल से दूर जा रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आ रहा है, ईवीज का दौर है। तो सवाल यह है कि आज से कुछ दशकों बाद जब दुनिया की इकोनॉमी तेल पर निर्भर ही नहीं रहेगी, तो क्या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और इस पूरे रीजन का रणनीतिक महत्व कम हो जाएगा? बहुत वैलिड पॉइंट है। और अगर ऐसा होता है तो क्या ये महाशक्तियां अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए शांत होकर बैठ जाएंगी, या फिर वे अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए मिडिल ईस्ट में या शायद स्पेस या टेक में संघर्ष के नए मोर्चे तलाशेंगी? क्या बात है, ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देने वाला नजरिया है। जब ग्लोबल इकोनॉमी का फाउंडेशन ही बदल जाएगा तो पावर स्ट्रगल के नियम भी नए सिरे से लिखे जाएंगे। बिल्कुल। हम सभी के लिए इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर पर विचार करने का यह एक बेहतरीन पॉइंट है। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने और इस जियोपॉलिटिकल पजल को डिकोड करने के लिए श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में हमेशा कुछ नया, कुछ दिलचस्प घटित हो रहा है जिसे समझना बाकी है। इसलिए अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें और हम ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों की परतों को खोलते रहेंगे। मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।